नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में चलिए आज के आर्टिकल्स देखते हैं। पहला जो हमारा आर्टिकल है ये हरियाणा के लोकल जॉब कोटा लॉ के संबंध में है। हाईकोर्ट ने इस पर एक अंतरिम यहाँ पर रोक लगाई है, इंटरिम स्टे लगाया है। दूसरा आर्टिकल क्रिप्टो करेंसीज के बारे में है। तीसरे में हम न्यूज अपडेट्स, महत्वपूर्ण जो समाचार है आज के वो चर्चा करेंगे। जो हम न्यूज इन फ्लैश में क्या करते थे, आज से वो हम न्यूज़पेपर एनालिसिस में ही करेंगे। उसके अलावा चौथा हमारा नया सेगमेंट है लीगल न्यूज का। तो चलिए पहले आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं। ये है पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक इंटरिम स्टे लगाया है हरियाणा गवर्नमेंट के एक लॉ के ऊपर, जो कि 75% रिजर्वेशन देता था प्राइवेट सेक्टर जॉब में स्टेट डोमिसाइल्स को, जो राज्य के निवासी है उन लोगों को। तो इस लॉ के बारे में जान लेते हैं। जो रिजर्वेशन लॉ है इसका नाम है हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट बिल 2020। 75% रिजर्वेशन देता है ये लोकल पीपल को प्राइवेट सेक्टर जॉब में, जिसमें मंथली सैलरी जो है वो 30,000 से कम है। तो 30,000 से कम सैलरी वाले जॉब्स में 75% रिजर्वेशन लोकल कैंडिडेट्स को रहेगा। ये लॉ पास किया गया और इसे गवर्नर की असेंट दी गई 2 मार्च 2021 को। इफेक्ट में आया ये अभी 15 जनवरी 2022 से। यहाँ पर लोकल कैंडिडेट को बेनिफिट दिया गया है। लोकल कैंडिडेट का डेफिनेशन इसमें दिया गया है इस लॉ के अंतर्गत, वो लोग जो कि स्टेट ऑफ हरियाणा के डोमिसाइल्ड हो, स्थायी निवासी हो। अब बात यह है कि इस लॉ के अंतर्गत किन सेक्टर्स को कवर किया गया है। इस लॉ के अंतर्गत कंपनीज, सारी कंपनीज, सोसाइटीज, ट्रस्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म्स और लार्ज इंडिविजुअल एम्प्लॉयर्स को कवर किया गया है। इसके अलावा वो एम्प्लॉयर्स इसमें कवर किए गए हैं जहां पर जो 10 या उससे ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय करते हैं। उसके अलावा एक एक्सेप्शन भी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो ऑफिसेस है जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इन सरकार की मालिकाना हक रखते हैं, उनको इस लॉ से बाहर रखा गया है। प्राइवेट सेक्टर एग्जम्पशन ले सकते हैं, लेकिन उन्हें एक लॉन्ग प्रोसेस के थ्रू गुजरना होगा और गवर्नमेंट के अपॉइंट किए गए ऑफिसर से यहाँ पर उनके सेटिस्फेक्शन पर ही, अगर वो मेरिट का केस होल्ड करता हो, तभी उन्हें एग्जम्पशन दिया जाएगा। अगली बात इस आर्टिकल में ये है कि किसने इस पर्टिकुलर लॉ को चैलेंज किया। तो एम्प्लॉयर और इंडस्ट्रियल एसोसिएशन जो है, जैसे फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, गुड़गांव इंडस्ट्रियल एसोसिएशन और जो दूसरे एसोसिएशन हैं, उन्होंने इस लॉ को चैलेंज किया। उनका कहना ये था कि हमारा आर्टिकल 14, 15 और 19 वायलेट करता है हमारे संविधान का। उसके अलावा प्राइवेट जॉब्स जो है ये कंप्लीटली स्किल्स पे बेस्ड होती है और एम्प्लॉयज़ के पास में भी फंडामेंटल राइट है, राइट टू वर्क, भारत में कहीं भी जाकर काम करने का अधिकार है। उसके अलावा बात यह है कि ये लॉ किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो सरकार ने ये तय किया था कि एक क्वार्टरली रिपोर्ट मांगेंगे, जो एक डेजिग्नेटेड पोर्टल पे अपलोड करनी पड़ेगी, जिसमें लोकल कैंडिडेट्स, कितने लोकल कैंडिडेट्स को उन्होंने क्वार्टरली भर्ती किया है और उनका डिटेल्स का। उसके अलावा जो गवर्नमेंट के अपॉइंटेड ऑफिसर्स है वो कंपनी से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कभी भी उन्हें बुला सकते हैं और इनके पास में पावर टू कॉल है। एम्प्लॉयर अगर इसमें कुछ गड़बड़ करते हैं तो उन पे 10,000 से लेकर 2 लाख तक का फाइन लगाया जाएगा। ऐसा ही सिमिलर लॉ जो है ये आंध्र प्रदेश की असेंबली के द्वारा भी पास किया गया था नवंबर 2019 में, पर इन्होंने यहाँ पे 3 वर्ष का ये टाइम दिया था कि इस लॉ में जो एम्प्लॉयर है, इंडस्ट्रीज है, इनको 3 वर्ष का टाइम दिया गया कि आप इसे इंप्लीमेंट करने में आराम से 3 वर्ष लगाइए। हालांकि ये आंध्र प्रदेश का जो हाईकोर्ट है वहाँ पे ऑलरेडी चैलेंज्ड है और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल साबित हो सकता है और उस पर भी स्टे लग सकता है, ये आशंका जताई गई है। दूसरे आर्टिकल की ओर आते हैं तो बजट 2022-23 में एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट किया गया कि जो डिजिटल असेट है उन पर 30% यहाँ पर टैक्स लगाया जाएगा और इन वर्चुअल असेट को खरीदने के लिए 1% एडिशनल TDS भी देना होगा। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात ये की गई कि डिजिटल असेट ही शब्द यूज किया गया। अगर बहुत से इकोनॉमिस्ट की अगर माने तो डिजिटल असेट जो है इसमें क्रिप्टो करेंसीज भी आएंगी। तो यहाँ पर भारत में क्रिप्टो करेंसी को लेकर काफी लंबे समय तक सवाल है। तो अब 30% माफ कीजिएगा टैक्सेशन जो है इस पर लगेगा 1 अप्रैल 2022 से और 1% TDS होगा। अब यहाँ पर इसे डिजिटल असेट की कैटेगरी में अगर डालते हैं तो जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट है उसमें प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में अब डिजिटल असेट भी आएगा। एक महत्वपूर्ण बात यह है
कि भले ही टैक्सेशन की बात की गई है, लेकिन इसको ये लेजिटिमेट मेयर टैक्सेशन हैज़ नॉट लेजिटिमेट। क्रिप्टो करेंसीज की सिर्फ टैक्सेशन लगाने से ये लेजिटिमेट नहीं हुआ है, डिस्कशंस पे अभी भी चल रहा है। भारत में क्रिप्टो इन्वेस्टर जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने तक अपने भाषण में इस चीज़ का जिक्र किया है। तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक अभी भी असमंजस की स्थिति है। थोड़ा यहाँ पे कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन है कि टैक्सेशन आ गया है तो लेजिटिमेट भी इसे बनाया जा सकता है। उसके अलावा यहाँ पर अगर इसे बैन किया जाता है तो अपने आप में ये काफ़ी गलत दृष्टि में देखा जाएगा। उसके अलावा भारत युवाओं का देश है, स्टार्टअप्स आ रहे हैं, नए नए जो कंसेप्ट है, जो टेक्नोलॉजी है, उस पर कई स्टार्टअप्स आए हैं और ये काफ़ी फायदे में भी रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा ही एरिया है जहाँ पर सरकार लॉ के द्वारा चीज़ें क्लियर नहीं करके कहीं ना कहीं एक असमंजस की स्थिति बनाई हुई है और एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है भारतीय स्टार्टअप्स को क्रिप्टो करेंसी में आगे बढ़ने की। उस पर भी एक कहीं ना कहीं एक यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस स्थिति से ये अपॉर्चुनिटी कम होती जा रही है, हम इसे ख़त्म कर रहे हैं। चलिए न्यूज़ अपडेट्स की ओर आते हैं। तो आज का जो पहली न्यूज़ अपडेट है, जो पहली न्यूज़ है, ये है वर्ल्ड कैंसर डे के बारे में। वर्ल्ड कैंसर डे जो है ये यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल के द्वारा हर वर्ष बनाया जाता है लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए। कैंसर जो है ये दूसरा बड़ा कारण है वर्ल्ड में मौतों के लिए। तो कैंसर से दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा जाने जाती है किसी भी डिसीज़ से। उसके अलावा इस वर्ष वर्ल्ड कैंसर डे 2022 का थीम है क्लोज द केयर गैप। दूसरी खबर है तमिलनाडु से। तमिलनाडु के गवर्नर ने एंटी नीट बिल जो है ये वापस असेंबली को भेज दिया है, इसे सहमति नहीं दी है। इस बिल में का कारण ये बताया गया है कि इस बिल को रिटर्न करने का कारण उन्होंने ये बताया है कि ये रूरल और इकोनॉमिकल पुअर स्टूडेंट जो है उनके अगेंस्ट में जाता है। अब यहाँ पर इस बिल के अंतर्गत महत्वपूर्ण बात ये थी कि मेडिकल के जो अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस हैं उसमें नीट एग्ज़ाम की बजाय तमिलनाडु राज्य के क्लास 12वीं के जो मार्क्स होंगे, जो अंक होंगे, उसके आधार पर एडमिशन किया जाएगा, ना कि नीट के एग्ज़ाम के आधार पे। अब यहाँ पर ये रिटर्न होने के बाद में तमिलनाडु के सीएम जो है इन्होंने ये कहा है कि सैटरडे को हम वापस एक डिस्कशन करके इस तरीके के सिमिलर बिल को वापस असेंबली से पास करेंगे। अगली खबर है एक नई ईल की स्पीसीज के बारे में। ICAR नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक्स रिसर्च, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा यहाँ पर एक न्यू स्पीसीज को ढूंढा गया है। ये अपने आप में एक नया नॉन पॉइजनस स्पीसीज है जो कि 6th स्पीसीज ऑफ कॉन्ग्रेट इल है जो कि भारतीय जल में पाई जाती है। इसका नेम जो है ये रखा गया है एरोसोमा मोरस्टिग्मा, जो कि 2 स्पॉट शॉर्ट टेल कॉन्गर, अगर हम इसे आसान शब्दों में समझे तो। उसके अलावा जो हमारी आज की चौथी खबर है ये है अरुणाचल से। अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खंडू ने यहाँ पे एक टॉलेस्ट नेशनल फ्लैग जो कि 104 फीट का है उसे फहराया है, जो कि नंगपा नाट में एक बुद्ध पार्क है जो कि तवांग में स्थित है। तवांग एक टाउन है जो कि चाइना की बॉर्डर पे है, वहाँ से फहराया गया है। तो हाइट के हिसाब से देखें तो ये भारत का 2nd नंबर का है हाइट में, दूसरे नंबर पे आएगा ये हाइट में, 2nd हाईएस्ट फ्लैग रहेगा जो कि 10,000 फीट की ऊंचाई से फहराया गया है। लीगल न्यूज़ की ओर आते हैं। तो लीगल न्यूज़ में जो पहली न्यूज़ है दिल्ली हाई कोर्ट से है। दिल्ली हाई कोर्ट में मैरिटल रेप को लेकर हियरिंग चल रही है। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिल्ली हाई कोर्ट की बेंच के समक्ष ये रिक्वेस्ट की है कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ मैरिटल रेप का जो हियरिंग चल रहा है इसे थोड़ा डिले किया जाए, जिससे वो एक कंसल्टेटिव प्रोसेस जो है वो सारे स्टेक होल्डर के साथ में कर सके, क्योंकि इसका हमारी सोसाइटी पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच जो है इस मामले को सुन रही है, जो कि सेक्शन 376 जो हमारा सेक्शन 376 आईपीसी है जो कि रेप से डील करता है, उसके एक्सेप्शन 2 जिसमें मैरिटल रेप को क्रिमिनल नहीं माना गया है उसकी संवैधानिक वैधता जांच कर रहा है। उसके बावजूद जो दूसरी खबर है ये है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट में एक प्रश्न नया उठा है कि सिंगल जज जो है क्या वो म्यूचुअल कंसेंट की जो मैरिज है उसे एनल करने का अधिकार रखते हैं क्या। तो इसी को देखते हुए आर्टिकल 142 का इस्तेमाल किया गया और ये मैटर जो है एक लार्जर बेंच को रिफर किया गया। आर्टिकल 142 जो है सुप्रीम कोर्ट का ये बताता है कि ये पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को
कि वो नेसेसरी मीन्स कर सकते हैं जस्टिस न्याय प्रदान करने के लिए किसी भी लंबित मैटर में या किसी भी कॉज में। तो चलिए आज का जो हमारा दैनिक समाचार विश्लेषण है वो यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।